हाय, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। दिसंबर 2020 का नया करंट अफेयर्स का सेशन ये बाइलिंगुअल वाला है, ये हिंदी मीडियम वाला है। अगर आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन ऑल्सो। दैट सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। That English medium session is primarily for our South Indian students. That English medium session is primarily for our students from Northeast India. Those who are unable to understand Hindi well. ये सेशन हिंदी में है, बाइलिंगुअल है, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्वर्सेशनल हिंदी है उसमें हम पढ़ेंगे इसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे। नोटिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं आपको पता चले कि कब विद्या गुरु ने वीडियो डाला है, तो आप प्लीज बेल आइकॉन जरूर दबाना। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन दबाने पे ही आपके पास नोटिफिकेशन आता है सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस का। सेशन में स्टार्ट करूंगी और आपको सिनॉप्सिस भी दूंगी कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी वीडियो का कि मैं आज क्या क्या आपको पढ़ाने वाली हूं, ताकि आप पूरा सेशन एंड तक देखो। आप जनरली क्या करते हो, थोड़ा सा सेशन देखते हो और उसके बाद वीडियो पूरा नहीं देखते हो। बेनिफिशियल आपके लिए है, मैं आपको बता दूं। मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगी अपने स्टूडेंट से कि वो वीडियो तो पूरा देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस का इतना ब्रीफ सुन करके ही आप पता लगा लोगे। ये वीडियो मैं एक्चुअल में नहीं प्लान कर रही थी डालने का दिसंबर में। सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम थोड़ा जल्दी वीडियो बना लो क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो काफी बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स और मेल्स आए, तभी ये वीडियो मैंने डाला है। तो अब सेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना है एंड तक। और क्या क्या पढ़ेंगे ये सुन लीजिए। एक बार धीरे धीरे करके बताती हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स है जो लॉन्च किया है आरबीआई ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज नई बनाई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब T20 जो सीरीज हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने सारे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हुई है, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो जरूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी रिलीज किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का क्या हाल रहा वो पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आर क्लस्टर की। आर क्लस्टर क्या है? आर क्लस्टर बेसिकली एक नेचुरल गैस वाली बात हो रही थी, जिसके बारे में आर क्लस्टर के बारे में भी हम बात करेंगे। एनीवे मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ वैसे वो क्या है, क्योंकि आपको इसलिए बताना, आपको अगर ये सुनना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन होगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। नेचुरल गैस निकालने वाली बात है वैसे आर क्लस्टर से जुड़ी हुई। पहला क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करती हूँ, अब आप अपने लिए याद करने की कोशिश करोगे। देखिए, मैं अगर 2-3 बार बोल रही हूं और अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा, तो आपको एज ए स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन सुनते हो, साथ के साथ बोलते रहो मेरे, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए पूरा अच्छे से। वीडियो खत्म होने तक सब याद होना चाहिए आपको, मेक श्योर ऐसा हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है, और यही हमारा पहला क्वेश्चन है। एक्चुअल में इसका नाम नाउ कास्ट है। क्या आप नाउ कास्ट नाम पढ़ के पता लगा सकते हो कि ये लाइव कास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है? मतलब लाइव कास्ट का मतलब, नाउ कास्ट का मतलब रियल टाइम में आपको अपनी इकोनॉमी की हालत पता लगती रहेगी। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी का हाल अभी क्या है। 27 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पे बेस्ड है ये, मतलब 27 हाई पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। उनके ऊपर बेस्ड करा करके ये नाउ कास्ट आपके सामने आएगा, जिससे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स, अपनी इंडिया की इकोनॉमी की हालत नाउ कास्ट से देख पाएंगे। आरबीआई ने इसके अलावा, आपको इंपॉर्टेंट बात देखिए, कहने को मैंने एक पेज आपके सामने रख दिया, आप वो पेज देख रहे हो और कंसिडर कर रहे हो इस पेज को एक पॉइंट, जो कि ये है नहीं, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई ने, अच्छा, आरबीआई जब करेंसी प्रिंट करता है तो सबके लिए, उन सबके लिए कोई कोई जगह है, मतलब कोई कोई जगह पे प्रिंटिंग होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नई जगह कमिंग अप वाली कि आरबीआई जो है एक ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो बना रहा है जयपुर में। और मैं आपको ये बता दूं, यहां पर देखिए
जब हमने बात करी करेंसी की, तो करेंसी में रिसीट, स्टोरेज और करेंसी का डिस्पैच, मतलब करेंसी आएगी भी आरबीआई के उस सेंटर पे, करेंसी देखिए प्रिंट होगी तो नई प्रिंट होने के बाद जाएगी भी सही, तो करेंसी डिस्पैच होगी, जाएगी, रिसीट रिसीविंग होगी, आएगी और वहां पर स्टोर भी की जाएगी जयपुर के आरबीआई के ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर पर। तो नया सेंटर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सिटीज जो है जिसको यूनेस्को ने इंक्लूड किया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में, तो अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम है ग्वालियर और ओरछा को। ग्वालियर ओरछा मध्य प्रदेश में है, दो अलग अलग सिटीज की मैं बात कर रही हूँ, ग्वालियर है, एक ओरछा है। मैं कह रही हूँ ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश में है। इन सिटीज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में जब इंक्लूड किया गया है तो हम ये कहना चाह रहे हैं, इसी के अंदर देखिए बात यूनेस्को वाली, ऊपर वाला पॉइंट अलग है, यूनेस्को वाला नीचे वाला पॉइंट अलग है, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या कहा, क्योंकि यूनेस्को के बारे में था और इंडिया के बारे में था, तो दोनों चीजें एक साथ रख करके आपको पढ़ाई जा रही ताकि आप याद जल्दी से कर पाओ और अच्छे से कर पाओ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू गेट अ प्रोटेक्टिव रिंग। अच्छा, अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई पुराना मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एज वी ऑल नो हालत बहुत अच्छी नहीं होती है उनकी, अगर उनके आसपास एक प्रोटेक्टिव रिंग बना दी जाएगी, सीधी बात है प्रोटेक्टेड रहेंगे, लंबे टाइम तक चल पाएंगी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें। तो ऐसी कौन सी ऐतिहासिक धरोहर की बात हम कर रहे हैं, ऐसे कौन से हिस्टोरिकल साइट की हम बात कर रहे हैं, तो अब हम हम्पी स्टोन चैरियट की बात कर रहे हैं। चैरियट का मतलब रथ होता है, हम्पी में एक पत्थर का रथ हम्पी स्टोन चैरियट है जो कर्नाटका में है, जो एक्चुअल में विजय विठल मंदिर के सामने है। जब आप हम्पी स्टोन चैरियट को ढूंढने भी जाते हो तो आपको साथ में ही विजय विठल टेम्पल ही दिखा देता है वो, तो इसका मतलब इतने आसपास हैं कि इन दोनों की बात भी एक साथ होती है। तो आपको मैंने क्या बताया, विजय विठल टेम्पल कर्नाटका में ही होगा ना, हम्पी स्टोन चैरियट के मैंने कहा सामने है। और ये क्या है, हम्पी स्टोन चैरियट बेसिकली यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके आसपास एक प्रोटेक्टिव रिंग बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले ऐसे भारतीय कैप्टन है, भारतीय कप्तान है जो T20 सीरीज सेना कंट्रीज में जीते हैं। अब सेना कंट्रीज, ना तो मैं आर्मी की बात करने वाली हूं ना मैं शिवसेना की बात करने वाली हूं, सेना यहां पर एक्रोनिम बनाया है, थोड़ा अजीब है मैं जानती हूं, आपको भी हंसी आ रही होगी अभी। तो सेना एक्रोनिम एक्चुअल में बनाया है साउथ अफ्रीका, E stands for England, N stands for न्यूजीलैंड और A stands for ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, चार देशों में जब T20 सीरीज हुई तो ये चारों नेशंस के अंदर T20 सीरीज जीतने वाले भारतीय कप्तान पहले विराट कोहली बन गए हैं। अच्छा, ये बात क्यों आई, अभी सीरीज चल रही थी, T20 सीरीज चल रही थी, इंडिया ने वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीत ली, इसीलिए हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इसीलिए तो ये बात आ गई कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबको हरा दिया है और ये ऐसे पहले इंडियन कैप्टन बन गए हैं। कहां पर, किस कैटेगरी में, T20 सीरीज की बात हो रही है, ये आप ध्यान से पढ़ना। और इसमें जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो इसमें मैन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज हार्दिक पांड्या जो है वो मैन ऑफ द सीरीज इसी T20 सीरीज के अंदर बनाए गए थे, तो हार्दिक पांड्या इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब कुछ लोगों की बात करते हैं जिनकी हाल फिलहाल डेथ हुई है, तो इनकी मृत्यु उपरांत अब इनको हम याद करने वाले हैं। सबसे पहले हम तरुण गोगोई की बात करते हैं। देखिए, हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है जब डेथ किसी की हुई हो, कोई भी डिसीज्ड आदमी हो, कोई भी मृत व्यक्ति हो, उसका प्रोफेशन पूछ लिया जाता है, चाहे वो कोई क्रिकेटर था या वो कोई फुटबॉलर था या वो कोई बहुत बड़ा स्प्रिंटर रहा, तो किसी भी ऐसे रैंक को, मतलब वो उनसे जो जुड़ा हुआ था पहले, मृत्यु से पहले, तो वो पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं बोलूं तरुण गोगोई,
वो असम के चीफ मिनिस्टर थे। इंपॉर्टेंट बात ये थी, हाल फिलहाल देखिए इनकी डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट बात ये थी यहाँ पर कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे असम के, ये आपको याद रखना है। और दूसरा, जब मैं बोलूँ संशुमन लिम्बू जो है वो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे थे, हाल फिलहाल इनकी भी डेथ हो गई है। मृदुला सिन्हा, नाम आपने इनका भी सुना होगा काफी बार, गोवा की पहली वुमेन गवर्नर थी, इनकी भी डेथ हुई है। इसके अलावा मोतीलाल वोहरा जी अभी कुछ दिनों में ही, आपको बता दूं बिल्कुल रीसेंट डेथ है, और इनके बारे में भी आप सुनते हुए आ रहे हैं, बात अभी चल भी रही है बहुत ज्यादा। तो मोतीलाल वोहरा जो थे वो मध्य प्रदेश के अर्स्टवाइल पुराने एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो जो डेथ हुई है इनकी, इन सब लोगों को याद रखिए, और किस किस स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे ये पहले। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में हम सहकार प्रज्ञा की बात करेंगे। सहकार प्रज्ञा क्या है? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं रूरल इंडिया में, मतलब गांव में, भारतीय गांव में हम कह रहे हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स को, उन किसानों को ट्रेन करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया है, वो है सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव में किसानों को प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हम कह रहे हैं इनको ट्रेन किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यहां पर अब फार्मर्स की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो ये मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में कुछ खास चेंज हुआ नहीं, मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट सब सेम ही है, लेकिन एग्जाम आ रहा है और अभी रिलीज भी हुआ है डेटा आरबीआई वाला दोबारा से बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या रेट्स रखे हैं। तो मेरे लिए भी बताना उतना ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 4.25%, पॉलिसी स्टांस जो है, पॉलिसी का जो स्टांस रखा गया वो अकोमोडेटिव रखा गया, कैश रिजर्व रेशो CRR 3%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18% रखी गई। तो आपको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में जितने रेट्स हैं ये सारे के सारे अच्छे से याद करने हैं। अगला क्वेश्चन, पासिक्स एक एक्सरसाइज है, पैसेज एक्सरसाइज है। पासिक्स को मैं खोल के पढ़ रही हूं बस कि पैसेज एक्सरसाइज है पासिक्स, और मैं कह रही हूं ये नेवीज, इंडिया और रशिया की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। तो कहां पर हुई, वेन्यू जानना था ना आपको, तो वेन्यू ही पूछा जाएगा। तो वेन्यू क्या है, ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है जहां पर पासिक्स कंडक्ट कराया गया। कई बार देखिए नाम से पता चल जाता है, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट बोलता है और कोई पासिक्स बोलता है तो नेशंस का नाम पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अच्छे से नाम याद रखिएगा कि अगर मैं कह रही हूं पासिक्स है, अच्छा सिम्बेक्स बोला था, तो सिम्बेक्स में सिंगापुर और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज सब समझ जाते हैं, लेकिन पासिक्स में थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको बता दूं इंडिया और रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज है। नाम का पता सिम्बेक्स में एस सिंगापुर था, आई इंडिया था, लेकिन पासिक्स में इंडिया और रशिया वाला कुछ आ नहीं रहा है, इसीलिए याद करना जरूरी है क्योंकि ये नाम अलग से आ रहे हैं। मैरीटाइम एक्सरसाइज है ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन की, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। अच्छा आईएनडी और आईएनडीओ, अच्छा दो बार आईएनडी लिख देते तो कंफ्यूजन हो जाती ना कि इंडिया अपने आप से एक्सरसाइज किए जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो इंडिया इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, इसीलिए आईएनडीओ लिखा है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉरपैट क्या है, कॉरपैट है बेसिकली कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉरपैट एक्सरसाइज की बात हम कर रहे हैं। एक्चुअल में जो कॉरपैट है वो भी नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कंट्री में आपको बता चुकी हूं इंडिया और इंडोनेशिया, 2020 की ही बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे, लेकिन हम दिसंबर का वीडियो बना रहे हैं तो आपको बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने दिसंबर को गौरव माह बनाया है और कह रहे हैं दिसंबर 2020 को कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, गौरव माह की तरह। तो गौरव माह मतलब प्राइड मंथ की तरह।
आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, आर्म्ड फोर्सेस का फ्लैग डे 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, और विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा पक्का से इन दिनों। चलिए इंडिया का रैंक एक बार डिस्कस करते हैं। इंडिया का रैंक डिस्कस करते हैं कहां पर? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ध्यान से इसको आपको देखना है। ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे लोगों ने भी इसको पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया का रैंक कितना कितना कम हो गया, कि लास्ट ईयर 94 था, अब इंडिया 111 पे पहुंच गया। लास्ट ईयर वाले से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल सर्च करना स्टार्ट मत करिएगा। इंडिया का रैंक 162 देशों में 111वां है। पर्सनल फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पे, तो पर्सनल फ्रीडम में 162 देशों में 111वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है, जिसे पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स भी कहते हैं, नंबर 1 इसमें न्यूजीलैंड है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इंडेक्स हर कोई पढ़ा देगा और शायद टॉप पे भी पढ़ा देगा। केटो इंस्टीट्यूट इसे बनाता है, पब्लिश करता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को, जिसमें इंडिया का रैंक गिरकर बहुत नीचे आकर के 111वां पहुंच गया है। तो केटो का नाम भूलना नहीं है आपको, केटो इंस्टीट्यूट जो पब्लिश करता है पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स या फिर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, म्यूजियम कमेमोरेटिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 लिखा है। पहले तो आप ध्यान से पढ़ो कि 2022 में एक म्यूजियम बना रहे हैं। म्यूजियम बन के पूरा हो जाएगा 23 जनवरी 2022 को। हम नेताजी सुभाष चंद्र का ही म्यूजियम जो बना रहे थे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये म्यूजियम बना रहे थे। 2022 में उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी, मतलब नेताजी को याद करते हुए इस म्यूजियम को बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ बनाया गया है? कोलकाता बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और मैंने आपको क्या बताया कि 2022 तक बन जाएगा। डेट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखनी है कि नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को होती है। हम 2021 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2022 में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं कि तब तक म्यूजियम हम बना लेंगे, तब हम सेलिब्रेट करेंगे उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी। और कहां पर आ जाएगा? वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एसोचैम की जब हम बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया। एसोचैम का अवार्ड दिया गया, एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। टाटा ग्रुप को यह अवार्ड दिया गया। और साथ में आपको बता दूं कि रतन टाटा ने खुद यह अवार्ड रिसीव किया है, जो एसोचैम ने टाटा ग्रुप को दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म फॉर एग्री कमोडिटीज लॉन्च्ड बाय बीएसई। बीम इसका नाम है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखने वाली चीज क्या है? पहले तो बीम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि हर चीज के लिए आप, अच्छा अगर आप अपने घर का सामान खरीदते हो तो आप बहुत सारा ऑनलाइन मंगवा लेते हो। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ई पोर्टल, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म किसके लिए? एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए लॉन्च कर दिया है बीएसई ने, जिसका नाम बीम है। अब क्या याद रखना है? बीम, बीएसई ई एग्रीकल्चरल मार्केट्स, बीम का ये फुल फॉर्म है। एएम एग्रीकल्चरल मार्केट्स, बी बीएससी है और ई मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक है। तो एक ई प्लेटफॉर्म किसके लिए? एग्री कमोडिटीज के लिए, जिसका नाम बीम है। अगला क्वेश्चन देखिए। यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज, विद्युत मोहन है जिन्हें ये यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज 2020 मिला है। अगर आप जानना चाहें कि ये अर्थ प्राइज देता कौन है, तो ये देता है यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट प्रोग्राम कहां से आया? अर्थ प्राइज है ना, तो अर्थ प्राइज है तो ईपी का फुल फॉर्म और क्या हो सकता है? आप खुद ही पता लगा लेते, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ये अर्थ प्राइज देता है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज देता है, जो विद्युत मोहन को 2020 के लिए दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस की ही बात करते हुए आगे बढ़े तो यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन अवार्ड इंस्टीट्यूशनल लॉरिएट, मतलब इंस्टीट्यूट को दिया गया है। हेल्प एज इंडिया जो है यूएन का पॉपुलेशन अवार्ड,
इंस्टीट्यूशनल लॉरिएट मतलब इंस्टीट्यूट रिसीव कर रहा है, इंस्टीट्यूट रेसिपिएंट बना है, तो जो इंस्टीट्यूट जिसको मिला है पॉपुलेशन अवार्ड वो है हेल्पेज इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप थोड़ी सी ऐसी बात जो थोड़ी आपको कम समझ में आने वाली है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी शायद आ जाए समझ। आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, बच्चे ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे और पहले ही उसको पढ़ने से ही मना कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जब हम बात करते हैं आरबीआई के, तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पहले है क्या, जिसके हम 3 कोहर्ट्स की, जिनके हम 3 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं यहां पर, कि किन थीम्स में इस सैंडबॉक्स को डिवाइड किया है। तो अगर आप लोअर पॉइंट पढ़ लो तो शायद जल्दी से समझ में आ ही जाए। आरएस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क अलाउ करेगा बैंक्स को और फिनटेक कंपनीज को कि वो कंडक्ट करा सके लाइव टेस्टिंग। किस तरह की लाइव टेस्टिंग? अपने न्यू प्रोडक्ट्स की, अपनी न्यू सर्विसेज की कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। सर्विस हम कस्टमर्स तक फाइनली पहुंचे, फाइनली हम तक जब पहुंचे तो उससे पहले एक फाइनल टेस्टिंग भी तो होनी चाहिए ना, कि कोई सर्विस है बैंक की, कोई फिनटेक की सर्विस है, वो सर्विस हम तक पहुंचे, कस्टमर्स तक पहुंचे, इससे पहले बैंक और फिनटेक कंपनीज अपनी उन सर्विसेज का, अपने उन प्रोडक्ट्स का लाइव टेस्टिंग कर ले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के लिए के अंदर। इसके लिए उनको ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोवाइड कर रहा है, कराया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। अब जब हम बात करते हैं थीम्स की, तो जरा थीम्स मतलब हम इनको 3 कैटेगरीज में ये अवेलेबल कराया जा रहा है, 3 ग्रुप्स के लिए ये अवेलेबल कराया जा रहा है। तो फर्स्ट कोहर्ट मतलब रिटेल पेमेंट्स के सेगमेंट में। सेकेंड कोहर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, सेकेंड ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के केस में भी इसे अवेलेबल कराया जा रहा है। थर्ड कोहर्ट दैट मींस थर्ड ग्रुप जो है थर्ड सेगमेंट एमएसएमई लेंडिंग वाला जो सेगमेंट है, इन 3 सेगमेंट्स के अंदर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोवाइड करा रहा है आरबीआई। किनको? बैंक्स को और फिनटेक कंपनीज को। अगला क्वेश्चन देखिए। 19वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आप एससीओ देख रहे हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इंडिया ही इसको होस्ट कर रहा था। होस्ट का मतलब यहां पे आए नहीं थे सारे, वर्चुअल होस्टिंग हो रही थी, तो मीटिंग वाज वर्चुअली होस्टेड बाय इंडिया। अगर आप लोअर पॉइंट पढ़ो तो 19वां नंबर का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स चेयर किया एम वेंकैया नायडू। अगर जो कि अब आप इन्हें जानते नहीं है, पहले जब ये बीजेपी में थे तो आप इनको अच्छे से जानते थे कि ये क्या क्या हैंडल कर रहे थे। अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो बहुत सारे बच्चे इनको भूल गए होंगे। तो एम वेंकैया नायडू हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, आपको ऐसे ही बता दूं। 19वें नंबर का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इंडिया की तरफ से डेलीगेशन किया, रिप्रेजेंट किया इंडिया को। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, लग्जरी क्रूज सर्विसेज, जब मैं बात करूं ना लग्जरी क्रूज सर्विस की, तो आप थोड़ा सा अब यहां पर पढ़ेंगे और कहेंगे कि मैम तो ऐसी कुछ भी बोली जा रही है। ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूं, फैक्ट है। आपको बता दूं कि लग्जरी क्रूज सर्विस है, आने वाली है एक रिवर सरयू पर। सरयू जो रिवर है वो उत्तर प्रदेश में बहती है और उस उत्तर प्रदेश में बहने वाली सरयू नदी में एक रामायण लग्जरी क्रूज सर्विस लाई जा रही है। दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इट। तो आपको मैंने क्या बताया, रामायण नाम है, इसे आप याद रखिएगा। इससे वैसे आपके लिए आसान भी हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो आप रामायण जल्दी से वैसे ही याद कर लोगे। तो रामायण लग्जरी क्रूज, वो लग्जरी क्रूज आ रहा है उसके साथ, उसका नाम है लग्जरी क्रूज सर्विस है, जो लाई जा रही है सरयू नदी पर। तो सरयू कहाँ बहती है, कह रहे हैं हम, किस जगह पे हम कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। अब जब हमने ऐसी बात की है तो आपको बता दूं, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मनसुख मांडविया इनका नाम है। इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनके ऊपर कोई और मिनिस्टर नहीं है रिपोर्ट करने के लिए। ही इज हैंडलिंग द मिनिस्ट्री अलोन। मनसुख मांडविया हैं जो पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं। हर बार मिनिस्टर का नाम बताने का पर्पस समझिए, इससे बार बार मिनिस्टर का नाम सुनेंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे कि कौन से मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हर बार लिख देती हूं मैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या है। इसरो का प्रोजेक्ट है जो सेटअप कर रहा है इसरो,
स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर, नेत्रा इसका नाम है, इसरो का प्रोजेक्ट जो सेटअप कर रहा है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ध्यान से स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को भी पढ़िए कि ये सेंटर नेत्रा है जो सेटअप कर रहा है इसरो। अब यहां पे आपको बता दूं, जब हम नेत्रा की बात करेंगे तो नेत्रा में ये मत पढ़ने लग जाइएगा कि अब फुल फॉर्म मैम ने कहा इंपॉर्टेंट होगी, इंपॉर्टेंट है लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है कि एन का भी फुल फॉर्म है, ई का भी है, टी का भी है, तो नीचे तो कुछ भी लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा उसको हाईलाइट किया है। अब आप ध्यान से पढ़ो, एनई नेटवर्क है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट है, एनई यही है पूरा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट है, टी आर ट्रैकिंग है और ए जो है एनालिसिस है। तो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड नेत्रा। वो नेत्रा जो इसरो का प्रोजेक्ट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर, वो वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जब हम बात कर रहे हैं डेज की, तो डेज के अंदर हम फिर से कुछ और चीजें ऐड करते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है वो 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इसका मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप भी याद करिए, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। तो ये ह्यूमन मोबिलिटी, ह्यूमन राइट्स डे का, ह्यूमन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे का थीम जो है वो रखा गया 18 दिसंबर को। नेशनल फार्मर्स डे, एक्चुअल में किसान दिवस हम इसे हिंदी में कहते हैं। चौधरी चरण सिंह, नाम आपने इनका सुना होगा, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, आप जानते हैं कितने फेमस हैं ये। तो चौधरी चरण सिंह जो है, इनका बर्थ एनिवर्सरी 23 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 23 दिसंबर को आने वाले इनके बर्थडे को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। अब पोल्यूशन कंट्रोल डे में जरा आप ध्यान से पढ़ो, तो 2 दिसंबर डेट डाली, तो क्यों डाली? एक्चुअल में 2 दिसंबर 1984 को जब हम याद करते हैं तो हम लोग सब घबरा से जाते हैं, क्योंकि हम सबके दिमाग में भोपाल गैस ट्रेजेडी आ जाती है, और कितनी डेंजरस वो ट्रेजेडी थी जिसमें गैस लीक होती है। तो आपको ये याद करना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है वो लीक होता है। गैस जब हम कहते हैं लीक होती है, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात वहां से हमारे दिमाग में आती है। इसीलिए उस ट्रेजेडी को याद करते हुए 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे ये 2 दिसंबर को नहीं है, पहले आप ध्यान से पढ़ो, 2 और नीचे 22 लिखा है, 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्चुअल में 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन जो है वो बहुत फेमस थे, वेरी वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन थे इंडिया के। तो श्रीनिवास रामानुजन को याद करते हुए उनके बर्थडे पर 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन लास्ट भी है, थोड़ा सा और सुन लीजिए। एशिया का डीपेस्ट गैस फील्ड, आर क्लस्टर। आप कहेंगे हमने तो इनका नाम ही नहीं सुना, ना हम कभी इसके बारे में कुछ जानते, कुछ भी नहीं सुना है, तो इनफैक्ट क्या ही जानेंगे। अच्छा देखिए, कौन सी कंपनीज इसके पीछे? रिलायंस, वो तो होना ही था। तो फर्म्स है रिलायंस एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम। किसके पीछे? आर क्लस्टर के पीछे। देखिए, माइनिंग अगर करने जाएं तो कुछ चीज अगर ढूंढ रहे हैं, जैसे कोल माइनिंग हो रही है, अगर आप कोई मेटल ढूंढ रहे हो तो एकदम से मिल नहीं जाता, कंपनीज काम करती रहती हैं, डिगिंग चलती रहती है और फाइनली कुछ जाकर के मिल जाता है। नेचुरल गैस मिल गई। आर क्लस्टर की बात जो हम कर रहे हैं, एशिया का डीपेस्ट गैस वर्ड इंपॉर्टेंट है, गैस फील्ड है डीपेस्ट एशिया का आर क्लस्टर। और जो फर्म्स हैं इसके पीछे जो एक करेंगी, हम कह रहे हैं गैस निकालेंगी, वो रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम है। कृष्णा गोदावरी बेसिन जगह है जहां पर हम इस आर क्लस्टर, सैटेलाइट्स क्लस्टर और एमजे इन गैस प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। कौन से गैस प्रोजेक्ट्स? कृष्णा गोदावरी D6 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट्स हैं ये, आपको ये याद रखना है। तभी कृष्णा गोदावरी बेसिन की भी बात हो रही है, और ऑफ काकीनाडा कोस्ट भी लिख दिया है यहां पर। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन
ऑफ काकीनाडा कोस्ट, ये आपको लोकेशन मैंने एग्जैक्ट बताई है आर क्लस्टर की। और मैंने आपको जब और ज्यादा डिटेल बनाने की कोशिश कर रही हूं तो मैं आपको ये बता रही हूं कि डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट है कहां पर, हम कह रहे हैं कृष्णा गोदावरी D6, ये हम बता रहे हैं आपको प्रोजेक्ट्स हैं किसके, कृष्णा गोदावरी D6 प्रोजेक्ट हैं। आर क्लस्टर, सैटेलाइट्स क्लस्टर और MJ, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। और इनके पीछे जो फर्म्स मैंने आपको बताई, एक तो रिलायंस है और एक ब्रिटिश पेट्रोलियम है। यहां पे हम रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हो, लैंग्वेज कंसर्न था। हिंदी में ही दोबारा देखना चाहते हो, 2 बार देख लो, पक्का से सब याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।